तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो आखिर में ब्रीथिंग का क्या मैकेनिज्म, इसको इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमको समझना है कि ब्रीथिंग किसे बोलते हैं। ब्रीथिंग मतलब होता है नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है, नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ऑफ एयर को बोला जाता है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीथिंग। तो इसका क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे होता है, कैसे हम लोग इंस्पायर एंड एक्सपायर करते हैं एयर को, किसके मैकेनिज्म के थ्रू होता है, हर चीज को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे ब्रीथिंग। तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन को बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं ब्रीथिंग। ठीक है, इसमें लोग डिस्कस करेंगे आखिर में इंस्पायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन कैसे होता है, इसको हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे एयर को इंस्पायर करते हैं, कैसे उसको एक्सपायर करते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आखिर में इंस्पायरेशन कैसे होता है एंड एक्सपायरेशन कैसे होता है, इसको हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इंस्पायरेशन क्लियर है, इंस्पायरेशन एंड एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं इंस्पायरेशन मीन्स एयर को इनहेल करना। एयर को इनहेल करना इसी को क्या बोलते हैं भाई, इंस्पायरेशन। एंड एक्सपायरेशन का मतलब होता है एयर को एक्सहेल करना है। ठीक, एयर को एक्सहेल करना इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है, तो एयर को एक्सहेल करना इसे बोला जाता है भैया, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है, समझ है। हम लोग को पता है, आपको पता होना चाहिए कि जो एयर है, एयर कहाँ फ्लो करता है। एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। मतलब हमेशा जो एयर है हाई पार्शियल प्रेशर से कहाँ फ्लो करता है भाई, लो पार्शियल प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, तो आपको समझना है, देखो हम लोग का जो लंग्स है, जो लंग्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड जो आप समझो कि जो लंग का क्या है, लंग का जो प्रेशर एंड एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है भाई, सेम होता है। ठीक है, लंग का प्रेशर, लंग प्रेशर एंड एटमॉस्फेयर का प्रेशर, दोनों प्रेशर क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। लंग का प्रेशर भी एंड एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो आखिर में हम लोग को क्या करना पड़ेगा भैया, हम लोग को करना पड़ेगा प्रेशर डिफरेंस। क्या करना पड़ेगा, हम लोग को क्या क्रिएट करना पड़ेगा, हम लोग को बनाना है भाई प्रेशर डिफरेंस। समझे ना, हम लोग को क्या क्रिएट करना है, प्रेशर डिफरेंस ग्रेडियंट क्रिएट करना होगा। तभी जो एयर है हाई पार्शियल प्रेशर से कहां फ्लो करता है भाई, लो पार्शियल प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। समझ है आपको। देखेंगे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि आखिर में इंस्पायरेशन कैसे होता है, इसी को डिस्कस करेंगे। तो आपने सिंपल मीनिंग समझा, एयर को इनहेल करना इसको क्या बोलते हैं, एयर को इनहेल करना इसे बोला जाता है क्या, इंस्पायरेशन। तो मैंने आपको बताया जस्ट अभी हम लोग क्या बोले कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा भाई, इंस्पायरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो लंग का प्रेशर, जो लंग का वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। जब लंग का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लंग का जो प्रेशर है, आप समझो कि जो लंग में प्रेशर है क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ है भाई, क्योंकि हम लोग को पता है ना आपको कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेशर जो कि आपका क्या होता है भाई, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपको ये पता है, बॉयल्स लॉ इसे बोलते हैं कि जो प्रेशर है, आप देखो कि जो प्रेशर क्या होता है भैया, ये प्रेशर जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, आप समझो कि वॉल्यूम के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो प्रेशर ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। मतलब अगर आप क्या करो, अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर दो, अगर आप क्या करो भाई, आप समझो कि अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर दो तो क्या होगा भैया, जो तो इससे आपका क्या होगा, देखो इससे जो प्रेशर है ये डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का वॉल्यूम किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, प्रेशर के। ठीक है, तो वॉल्यूम को जब आप इंक्रीज करते हो तो प्रेशर क्या हो जाता है भाई, प्रेशर इससे हो जाता है डिक्रीज। समझ है आपको, वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर वॉल्यूम को आप डिक्रीज करोगे तो इससे क्या होता है भाई, इससे हम लोग का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इससे क्या होता है भाई, इससे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपको समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि प्रेशर जो कि वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना कम प्रेशर, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना कम प्रेशर, और जितना कम वॉल्यूम उतना ज्यादा क्या होता है भाई, उतना ज्यादा प्रेशर होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भैया, हम लोग देख रहे हैं कि एक्चुअल में हम लोग कैसे प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे। आखिर प्रेशर डिफरेंस
कैसे क्रिएट करेंगे, जिसके थ्रू क्या होता है भाई इंस्पायरेशन होगा, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपने ये समझ लिया कि प्रेशर जो कि वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये आपने समझ लिया, इसको बोला जाता है बॉयल्स लॉ। ठीक है, अब आपको समझना है, देखो कि जो लंग्स का वॉल्यूम है, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा भाई, लंग्स के वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, लंग्स के वॉल्यूम को, जो लंग है इसके वॉल्यूम को आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। जब लंग के वॉल्यूम को आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो क्या होगा भैया, लंग का जो प्रेशर ये कम हो जाएगा। जो लंग प्रेशर है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमको क्या करना पड़ेगा इसमें, हम लोग को इसमें करना पड़ेगा, देखो जो हम लोग का लंग है, ठीक है, आपको समझना है कि जो लंग का वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा भाई, जो लंग का वॉल्यूम है इसको हम लोग को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। जब इंक्रीज करोगे लंग के वॉल्यूम को, आप क्या करोगे, जब इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, इससे जो जब लंग के वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा भैया, जो लंग का प्रेशर है, जो लंग का प्रेशर ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझे, इससे क्या होगा, जो लंग का प्रेशर है आप समझे क्या हो जाएगा भाई, इससे लंग का प्रेशर कम हो जाएगा, लंग के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो बाहर का एयर है, जो बाहर का एयर है आप समझे कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर। जो एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर ये लंग के अंदर ये एंटर कर जाएगा। समझ है आपको, तो एटमॉस्फेरिक एयर आप देखो कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जो एटमॉस्फेयर में एयर है, या हम लोग के लंग के अंदर एंटर कर जाएगा, क्योंकि लंग का प्रेशर कम है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है भाई, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप समझो कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप समझो कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपका क्या है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग का है हाई। आप समझना कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है भैया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हाई, और लंग का जो प्रेशर, लंग के अंदर का प्रेशर क्या है भैया, कम है। तो एटमॉस्फेयर से एयर जो कि लंग के अंदर एंटर कर जाएगा। समझे, एटमॉस्फेयर से एयर जो कि लंग के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, समझ है आपको, तो इसी को क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोला जाता है क्या, इंस्पायरेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इंस्पायरेशन। ठीक है, समझ है आपको कि एक्चुअल में एटमॉस्फेयर, आखिर में एटमॉस्फेरिक एयर लंग के अंदर एंटर कब करेगा भाई, जब लंग का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। भाई नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है एंड जो लंग का प्रेशर दोनों इक्वल होता है। ठीक है, समझे ना, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है एंड जो लंग का प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर एंड लंग का प्रेशर जो दोनों क्या होता है भाई, दोनों इक्वल होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। ठीक है, आपको समझ है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर एंड लंग का प्रेशर इक्वल होता है, तो इसमें जो गैस है या जो एयर है ये फ्लो नहीं करेगा भैया, जो इक्विलिब्रियम में मेंटेन है, तो इसमें आपका एयर का फ्लो नहीं होगा। जब आप क्या करोगे, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करोगे, एक तरफ प्रेशर कम है, एक तरफ प्रेशर ज्यादा है, एक तरफ प्रेशर कम है, एक तरफ प्रेशर ज्यादा है, तो क्या होगा भैया, जो एयर है क्या होगा, एयर हमेशा जो कि हाई पार्शियल प्रेशर से कहां फ्लो करता है, हमेशा जो एयर है हाई पार्शियल प्रेशर से अपने ये लो पार्शियल प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। ये हमको पता है कि एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ये आपने कॉन्सेप्ट को समझा कि एक्चुअल इंस्पायरेशन किसे बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद वही डिस्कस करेंगे कि आखिर में कौन कौन से मसल्स, ठीक है, कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें भैया, इंस्पायरेशन में। ठीक है, कौन कौन से मसल्स आपके रोल प्ले करते हैं आपके लंग के वॉल्यूम को इंक्रीज करने में, कौन कौन से मसल्स लंग के वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं जिससे प्रेशर कम होता है, इसी को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे नॉर्मल इंस्पायरेशन। भैया इंस्पायरेशन भी दो टाइप का होता है, एक हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक होता है फोर्सफुल इंस्पायरेशन। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी आप क्या कर, आप लेक्चर देख रहे हो तो आप भी अभी क्या कर रहे हो, नॉर्मल इंस्पायरेशन। आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन कब करते हो, जब आप एक्सरसाइज, कोई भी आप क्या करते हो भैया, एक्सरसाइज करते हो तो उस टाइम आप क्या करते हो,
फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे कि आखिर में फोर्सफुल इंस्पायरेशन में कौन कौन से मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे एक्चुअल में कि इंस्पायरेशन में कौन कौन से मसल्स इसमें इन्वॉल्व है, क्या इनका रोल है, इसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया बेसिक कॉन्सेप्ट आपने कि एक्चुअल में इंस्पायरेशन किसे बोलते हैं। ठीक, वही आपका सेम एक्सपायरेशन में होता है भाई। एक्सपायरेशन में जब लंग के अंदर का जब लंग का जो पार्शियल प्रेशर है, क्या लंग का जो पार्शियल प्रेशर है क्या होना चाहिए भाई, ज्यादा होना चाहिए। किसके कंपैरिजन से भाई, एटमॉस्फेयर के प्रेशर से। ठीक है, जब लंग के अंदर का प्रेशर, जब लंग का जो प्रेशर है ज्यादा होगा किससे, एटमॉस्फेयर के प्रेशर से। जब लंग का प्रेशर ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर के प्रेशर से, तो एयर जो है लंग से कहां फ्लो करेगा भाई, एयर जो कि लंग से जाएगा कहां, एटमॉस्फेयर में। एयर जो कि लंग से कहां जाएगा भैया, एटमॉस्फेयर में जाएगा। इसको क्या बोलता है, इसको बोला जाता है एक्सपायरेशन। इसको अब डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में आपने समझ लिया ना कि इंस्पायरेशन क्या होता है एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में एयर लंग के अंदर जाता है और एक्सपायरेशन में देखो, एक्सपायरेशन में क्या होगा आप समझना है कि एक्सपायरेशन में आप देखो कि एक्सपायरेशन में जो एयर है आप देखो कि एक्सपायरेशन, ठीक है, कि एक्चुअल में एक्सपायरेशन में जो एयर है आप देखना कि जो लंग है, ठीक है, लंग से आपका जो लंग है देखो, एयर जो कि लंग से कहां जाता है भैया, ये एयर जो कि लंग से जाता है कहां, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एयर कहां फ्लो करता है, देखो एक्सपायरेशन में एयर जो कि लंग से फ्लो करता है कहां, ये एटमॉस्फेयर में फ्लो करता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में ये हम लोग का फ्लो करता है। ठीक, एटमॉस्फेयर में ये जो एयर है ये हम लोग का फ्लो करता है। एटमॉस्फेयर में एयर जो कि फ्लो करता है, एटमॉस्फेयर में एयर जो कि हम लोग का फ्लो करता है, क्योंकि लंग के अंदर क्या भाई, लंग के अंदर का जो प्रेशर है ज्यादा है एंड एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, जब लंग का प्रेशर ज्यादा होगा तभी एयर, आप समझो कि जब लंग के अंदर का प्रेशर ज्यादा है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर जब कम होगा तभी एयर जो कि लंग से कहां जाएगा भाई, एटमॉस्फेयर में जाएगी। इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में इंस्पायरेशन कैसे होता है, कौन से मसल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, इसके लिए उसको अब डिस्कस करते हैं। क्लियर, चलो भाई। तो आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, आपको समझ आया क्या भैया, ये आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक, अब बात करेंगे एक्चुअल में कि आप कैसे इंस्पायरेशन करते हो भाई, इसको हम लोग आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि एक्चुअल में आप इंस्पायरेशन कैसे कर सकते हो, इसको हम लोग क्या करेंगे भैया, आप डिस्कस करेंगे। क्लियर, चलो। तो आखिर इंस्पायरेशन में कौन से मसल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, आप देखो कि इसमें जो मसल्स इन्वॉल्व है, इसमें जो दो टाइप के मसल इसमें आपके रोल प्ले करता है इंस्पायरेशन में। ठीक है, तो आप सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल इंस्पायरेशन। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग, टॉपिक को लिखेंगे टॉप में। ठीक है, टॉपिक को कहां लिखेंगे भाई, टॉप में लिखा जाता है किसको, टॉपिक का नेम। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग नॉर्मल इंस्पायरेशन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल इंस्पायरेशन। ठीक है, तो आखिर में नॉर्मल इंस्पायरेशन कैसे होता है, इसको हम लोग आप डिस्कस करेंगे, नॉर्मल इंस्पायरेशन। ठीक है, तो आखिर में नॉर्मल इंस्पायरेशन कैसे होता है, इसमें देखो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कौन से मसल्स का इसमें रोल होता है, इसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल इंस्पायरेशन में जो मसल्स, टू मसल्स आपके इसमें मेन रोल प्ले करता है भाई। टू मसल्स का क्या होता है, इसमें दो मसल का इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो, तो इसमें दो मसल जो कि हम लोग के रोल प्ले करता है। ठीक है, नॉर्मल इंस्पायरेशन में एक जो मसल है जिसे बोला जाता है भैया डायाफ्राम मसल। ठीक है, एक मसल को बोलते हैं डायाफ्राम मसल। ठीक है, एक मसल जिसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल, जो कि हम लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल है, जो कि इंस्पायरेशन में जिसका मेजर रोल है, मेजर रोल होता है जो मसल का, जिसे बोलता है डायाफ्राम मसल। ठीक है, जिसे बोला जाता है भैया डायाफ्राम मसल। ठीक है, डायाफ्राम मसल समझ आया, एक जो मेजर मसल जो आपके नॉर्मल इंस्पायरेशन में जिसका रोल होता है, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं डायाफ्राम मसल। इसे बोला जाता है डायाफ्राम मसल। ठीक है, तो इसे बोलता है डायाफ्राम मसल, इससे हम लोग क्या बोलते हैं भैया,
डायाफ्राम मसल बोलते हैं, इसे डायाफ्राम मसल बोला जाता है। क्लियर है, समझे ना। और जो मसल हम लोग का देखो, ये तो आपका मेजर मसल जिसका रोल होता है किसमें, इंस्पायरेशन में, जिसे बोलते हैं डायाफ्राम मसल। ठीक है, क्लियर। एंड सेकंड जो मसल है जो कि आपके इंस्पायरेशन में रोल होता है, जिसे बोलते हैं क्या भैया, सेकंड मसल जिसका रोल इंस्पायरेशन में होता है, इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जिसे बोला जाता है भाई एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जिसे क्या बोलते हैं भाई, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, तो इसे बोला जाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इसे बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। ठीक है, तो टू मसल का मेजर रोल है भाई। पहला जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल जो कि इंस्पायरेशन में जिसका रोल है, इसे बोलते हैं डायफ्राम मसल। ठीक है, डायफ्राम मसल का मेजर रोल होता है किसमें, इंस्पायरेशन में। ठीक है, एंड जो सेकंड मसल है इसे बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहाँ होता है, प्रेजेंट, ये हम लोग के रिब्स के एक्सटर्नली। ठीक है, रिब्स के बाहर क्या होता है भाई, टू रिब्स के आउटसाइड में, या हम लोग का दो रिब्स के बाहर, आप समझो बाहर की तरफ जो रिब्स के बाहर की तरफ जो मसल होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। फॉर द एग्जांपल आप समझो कि ये दो रिब है, ये दो क्या है भाई, ये दो रिब है। आप समझो कि ये दो क्या है, देखो ये दो रिब है, ये आपको दिख रहा है क्या, ये जो आप दो मार्कर देख पा रहे हो, इसको आप, ठीक है, इसको आप समझो कि क्या है भाई, ये दो रिब है। ठीक है, ये दो रिब है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि ये टू रिब है, दो रिब के बीच में, दो रिब के सर, ये दो रिब के बाहर, ये जो आप देख पा रहे हो, ये आपका क्या है भैया, हम लोग का है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहाँ होता है भाई, नाम से ही समझो, एक्सटर्नल मतलब ये बाहर की तरफ। ठीक है, तो दो रिब के बाहर जो मसल, ये देखो टू रिब है, ये दो, एक फर्स्ट रिब सेकंड रिब, तो दो रिब के बाहर आपको जो इसके आउटसाइड एक्सटर्नली आपको जो मसल, इसके एक्सटर्नली आपको जो मसल, ये जो आपको एक्सटर्नली जो इसके टू रिब के एक्सटर्नली जो आपको मसल देखने को मिलेगा, इसे क्या बोलते हैं भाई, ये जो मसल है आपको टू रिब के एक्सटर्नली देखने को मिलेगा, इस मसल को बोला जाता है क्या, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये जो मसल है तो दो रिब के बाहर एक्सटर्नली आपका जो मसल प्रेजेंट है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और यही मसल जब दो रिब के बीच में, ये देखो यही मसल ये इंटरकोस्टल मसल, ये इंटरकोस्टल मसल अगर बाहर है, एक्सटर्नली है, दो रिब के बाहर है, एक्सटर्नली है, उसके सरफेस पर है, तो इसे बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और यही हम लोग का इंटरकोस्टल मसल अगर बिटवीन टू रिब, अगर यही मतलब यही हम लोग का इंटरकोस्टल मसल दो रिब के बीच में प्रेजेंट, यही हम लोग का इंटरकोस्टल मसल, अगर यही इंटरकोस्टल मसल दो रिब के बीच में प्रेजेंट है, बिटवीन टू रिब्स ये प्रेजेंट है हम लोग का इंटरकोस्टल मसल, तो इसे क्या बोला जाएगा भाई, इसे बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। क्योंकि ये क्या है भैया, दो रिब के बीच में है, इंटरनली प्रेजेंट है, बिटवीन टू रिब ये इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट है, इंटरनली ये क्या है भैया, हम लोग का ये मसल इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट है, इसीलिए इसे बोला जाता है भाई, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इसीलिए इसे बोला जाता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो जो मसल आप देखो एक्सटर्नली दो रिब के बाहर सरफेस में प्रेजेंट, इसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। मैंने आपको एग्जैक्ट पोजीशन मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल किसे बोलते हैं, कहां होते हैं प्रेजेंट, ये आपने समझ लिया। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब देखो, ठीक है, अब डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का क्या रोल होता है भाई, क्या ये रोल प्ले करता है इंस्पायरेशन में, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखो ध्यान से। तो आखिर में नॉर्मल इंस्पायरेशन में आपको समझना है जो डायफ्राम मसल है, डायफ्राम मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है भैया, जब डायफ्राम मसल क्या करता है भाई, इसमें हम लोग का डायफ्राम मसल क्या करता है, आप समझो ये करता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है, देखो जब ये कॉन्ट्रैक्ट, जब डायफ्राम मसल क्या करता है भाई, ये करता है कॉन्ट्रैक्ट,
जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब डायाफ्राम मसल क्या करता है, आप समझना कि जो डायाफ्राम मसल ये करता है कॉन्ट्रैक्ट, डायाफ्राम मसल क्या करता है भाई, ये करता है कॉन्ट्रैक्ट। जब डायाफ्राम मसल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा भैया, इससे क्या होता है समझो, इससे जो हम लोग का थोरैसिक वॉल्यूम, थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है, थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम ये इंक्रीज होता है भैया। ये आपका जब डायाफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होता है, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। किस डायरेक्शन में होता है भैया, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में क्या होता है, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है भैया, इंक्रीज, इससे आपका इंक्रीज होता है क्या, इंक्रीज थोरैसिक कैविटी वॉल्यूम। इससे क्या होता है भाई, इससे क्या इंक्रीज होता है, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, कैविटी का वॉल्यूम क्या होता है, इससे आप समझो कि थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इससे हम लोग के थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम, इससे क्या होता है भैया, इससे आप समझना कि जो थोरैसिक कैविटी है, जो थोरैसिक कैविटी है, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होता है भैया, इससे हम लोग के थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। किस डायरेक्शन में थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है भाई, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। ठीक है, समझे किस डायरेक्शन में होता है, आप समझो ये आपके एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक, आप समझना है कि हम लोग के एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में पर, ठीक, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में आप समझना है कि एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर क्या होता है भैया, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर क्या होता है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर क्या होता है भैया, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में आपने समझ लिया कि जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायाफ्राम मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इससे क्या होता है भाई, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। कौन से डायरेक्शन में, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। आप इसको देखो, पहले डायाफ्राम मसल कैसा था भाई, डायाफ्राम मसल पहले था डोम शेप का। ठीक है, आपको समझना है, आपको क्या समझना है, आप देखो इसको मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, इसको यहां लिखते हैं ऊपर में नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन। ठीक है, इसको उसके बाद हम लोग समझेंगे नॉर्मल इंस्पायरेशन। क्लियर, अब देखो आप पहले हम लोग का जो डायाफ्राम मसल था, डायाफ्राम मसल पहले नॉर्मली क्या था, नॉर्मली हम लोग का जो डायाफ्राम मसल होता है क्या भाई, डोम शेप पे। कैसा होता है भैया, हम लोग का होता है डोम शेप पे। ठीक है, नॉर्मली आप देखोगे डायाफ्राम मसल कैसा होता है भैया, डोम शेप का होता है। डायाफ्राम मसल कैसा होता है, डोम शेप का होता है, डोम शेप का होता है डायाफ्राम मसल। डोम शेप का क्या होता है भाई, आप देखो इसको अच्छे से बनाएं तो डायाफ्राम मसल कैसा होता है, ये हम लोग का होता है डोम शेप का। ये होता है कैसे, डोम शेप का होता है डायाफ्राम मसल। डोम शेप का क्या होता है भैया, डायाफ्राम मसल। ये आज का वॉल्यूम है। ठीक है, डोम शेप का क्या होता है, डायाफ्राम मसल होता है। ठीक है, लेकिन जब डायाफ्राम मसल कॉन्टैक्ट, यहाँ आपके लंग्स होंगे, यहाँ पर क्या होंगे भाई, यहाँ पर हम लोग के लंग्स होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, लंग्स। यहाँ पर हम लोग के क्या होंगे, यहाँ पर हम लोग के प्रेजेंट होंगे लंग्स। ठीक है, ठीक, तो नॉर्मली आप देखो कि डायाफ्राम मसल कैसा होता है भैया, डोम शेप का। ठीक है, लेकिन जब डायाफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन जब डायाफ्राम मसल का आप देखोगे, डायाफ्राम मसल का कॉन्ट्रैक्शन, जब डायाफ्राम मसल ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब डायाफ्राम मसल ये क्या करता है भाई, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये क्या होता है, इससे क्या होता है समझो, इससे क्या होता है, ये हम लोग का जो डोम शेप, तो ये कैसा है भाई, इससे बोलता है डोम शेप। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है डोम शेप, इसे हम लोग बोलते हैं डोम शेप। लेकिन जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये हम लोग का फ्लैट हो जाता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये हम लोग का हो जाता है फ्लैट। ये कैसा हो जाता है भाई, ये हो जाता है फ्लैट। ये हो जाता है कैसा भाई, ये हो जाता है फ्लैट। ये हम लोग का हो जाता है, समझो कि ये हम लोग का हो जाता है कैसे, ये हम लोग का हो जाता है फ्लैट। समझ आप, ये कैसा हो जाता है भाई, फ्लैट हो जाता है। ये हम लोग का कैसा हो जाता है,
ये फ्लैट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, समझे। ये हम लोग का वॉल्यूम, ये क्या है भाई, इसका वॉल्यूम ये इंक्रीज हुआ, ये इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ठीक है। ये हम लोग का क्या है भाई, ये देखो आप समझो कि जब डायफ्राम मसल नॉर्मल कंडीशन में, जो डायफ्राम मसल ये क्या कैसा दिखता है आपको, ये हम लोग को दिखता है डोम शेप का। लेकिन जब डायफ्राम मसल का कॉन्ट्रैक्शन, जब डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो ये हम लोग का कैसा हो जाता है भैया, हम लोग का हो जाता है, इसे बोलते हैं फ्लैट। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्लैट, ठीक है। और आप देखो जब हम लोग का डायफ्राम मसल फ्लैट हो गया तो इसका वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है ये हम लोग का इंक्रीज हो गया, ठीक है। थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया भाई, जब डायफ्राम मसल हम लोग का फ्लैट हुआ, डोम शेप से ये फ्लैट हुआ, तो आप देखो आखिर में डोम शेप से फ्लैट कैसे हुआ, जब इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये डोम शेप से क्या हो गया भैया, फ्लैट हो गया। और जब डायफ्राम मसल ये फ्लैट हुआ, जब ये फ्लैट हुआ तो इसका थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। जब ये फ्लैट हुआ तो क्या हुआ, जब ये फ्लैट हुआ तो आप समझो कि थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम, जो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम ये हम लोग का क्या हो गया भाई, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम ये हम लोग का इंक्रीज हो गया, ठीक है। किस डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ, किस डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में क्या हो गया भाई, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में क्या हो गया, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम ये इंक्रीज हो गया। तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में डायफ्राम मसल का क्या रोल है, ये आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में डायफ्राम मसल क्या रोल प्ले करता है, किसमें भाई, मेजर रोल प्ले करता है, किसमें, इंस्पायरेशन में। क्या रोल प्ले करता है, मेजर रोल प्ले करता है, किसमें, इंस्पायरेशन में। अप्रोक्सीमेटली आपको समझना है कि 80 आप समझो कि 75% एयर डायफ्राम मसल के थ्रू ही क्या होता है, लंग्स के अंदर आता है। पता है आपको 75% एयर डायफ्राम मसल के चलते एयर जो कि लंग्स के अंदर आता है, एयर जो कि लंग्स के अंदर आता है। तो आप समझ सकते हो कितना मेजर रोल ये हम लोग का डायफ्राम मसल प्ले करता है, ठीक है। ये आपको समझ आया, क्लियर। अब बात करेंगे सेकंड मसल, जिसे बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। मैंने आपको इसका पोजीशन बताया, कहाँ होता है भैया, ये एक्सटर्नल, दो रिब के एक्सटर्नली, टू रिब के एक्सटर्नली में आप हम लोग का एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट, आप समझो जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, देखो ठीक है, जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो रिब है ये आपके क्या होता है भैया, ऊपर की तरफ। आप समझो कि पहले रिब कैसा था, नीचे, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ऊपर की तरफ, ठीक है। जब रिब देखो, पहले रिब नॉर्मल कंडीशन में आपका नीचे होता है, ठीक है, डाउनवर्ड होता है। लेकिन जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये रिब अपवर्ड, इसका रिब का क्या होगा, रिब अपवर्ड मूव फ्लो करेंगे, ठीक है। रिब का क्या होगा भैया, अपवर्ड मूवमेंट होगा, रिब का अपवर्ड मूवमेंट। पहले हम लोग के रिब ऐसे नीचे थे, लेकिन जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिब हम लोग के इसका अपवर्ड मूवमेंट, रिब का क्या होगा भैया, रिब का अपवर्ड मूवमेंट। रिब क्या करेगा, रिब हम लोग का अपवर्ड मूव करेगा, ऊपर की तरफ रिब का मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा। रिब जो कि हम लोग के ऊपर की अपवर्ड, इसका अपवर्ड क्या होगा भैया, रिब का मूवमेंट होगा, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, समझे ना, क्लियर है। तो ये किसको एलिवेट करता है भाई, ये एलिवेट, आप समझो कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल किसको एलिवेट करता है भाई, ये एलिवेट करता है, आप समझो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इसका जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो रिब है ये एलिवेट करेंगे। एलिवेट मतलब ऊपर जाते हैं भाई, अपवर्ड क्या होता है, रिब का अपवर्ड मूवमेंट होता है। जब रिब का अपवर्ड मूवमेंट होगा तो इससे क्या होगा भैया, थोरैसिक कैविटी का, जो थोरैसिक कैविटी है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब रिब का अपवर्ड मूवमेंट होगा तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, समझे ना। तो आखिर में ये क्या करता है भाई, ये मसल देखो ये क्या करता है, ये हम लोग एलिवेट रिब, ये क्या करता है भाई, ये एलिवेट करता है, किसको, ये एलिवेट करता है भैया रिब को। क्या करता है भैया, रिब को एलिवेट करता है, जिससे क्या होता है, देखो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इससे क्या होता है, फाइनली इंक्रीज करता है किसको, ये
थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को, किसको इंक्रीज करता है भाई, ये इंक्रीज करता है किसको, इंक्रीज थोरैसिक कैविटी वॉल्यूम, ये थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को क्या करते हैं भैया, इंक्रीज थोरैसिक कैविटी वॉल्यूम, ठीक है, ये थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है, किस डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं भाई, ये थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को किस डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में, ठीक है, किस डायरेक्शन में ये थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं भैया, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में क्या करते हैं भाई, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में ये थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को क्या करते हैं भाई, इंक्रीज करते हैं, समझ है आपको। तो आखिर में आपने ये बेसिक चीज आपने ये समझा क्या भाई, कि जब डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा भैया, एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, लेकिन जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज तो होगा, लेकिन कौन से डायरेक्शन में होगा इंक्रीज, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में क्या होता है, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो ओवरऑल आप समझो हमको क्या देखने को मिल रहा है भाई, ओवरऑल हमको ये पता लग रहा है कि थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। हमको ओवरऑल क्या समझ आ रहा है भाई, कि थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम, टोटल थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि वॉल्यूम जो कि क्या होता है भैया, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा भाई, इससे क्या हो जाएगा, इससे प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। लेकिन आप समझे, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। एटमॉस्फेयर का प्रेशर हाई है, अब आपके लंग का प्रेशर कम है, लो है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर हाई है, लंग का प्रेशर लो है, तो एयर कहाँ फ्लो करेगा भाई, एयर जो कि एटमॉस्फेयर से कहाँ जाएगा, लंग के अंदर एंटर कर जाएगा। एटमॉस्फेयर से एयर जो कि लंग के अंदर एंटर कर जाएगा। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोला जाता है इंस्पायरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल इंस्पायरेशन, ठीक है, इसे बोला जाता है नॉर्मल इंस्पायरेशन। मैकेनिज्म आपने समझा, तो हम लोग क्या, ये आपने समझ लिया। इसके बाद देखो हम लोग ने क्या बोला भाई, ओवरऑल क्या हो रहा है समझो, ओवरऑल आप समझो, ये आपने समझ लिया ना। अब देखो, ठीक है, तो हमने ओवरऑल, हमको ये समझ आया, ओवरऑल हमने क्या समझा, ये देखो आप, ठीक है, हमने ओवरऑल समझा कि क्या हो रहा है भाई, हमने ये समझा, देखो कि हमने ये समझा कि ओवरऑल, ठीक है, कि थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम, ठीक, हमने ये समझा कि टोटल थोरैसिक कैविटी वॉल्यूम, ठीक, आप हम लोग ने क्या समझा कि टोटल थोरैसिक कैविटी वॉल्यूम, टोटल थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो रहा है भाई, टोटल थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो रहा है, हमको ये, हम लोग ने ये समझा कि टोटल थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो रहा है भाई, ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, टोटल थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। बात समझे कि टोटल थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है। अगर टोटल थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आप समझो कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जो लंग के अंदर का प्रेशर, ये हम लोग का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, समझे। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा मींस विथिन लंग के अंदर का जो प्रेशर ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आप देखो कि जो इससे क्या होगा, जो इंट्रा पल्मोनरी, इससे क्या होगा समझो आपकी जो इंट्रा पल्मोनरी, इससे क्या होगा, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ये हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, देखो जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है हम लोग का कम हो जाएगा, ठीक। इससे क्या हो जाएगा, देखो आप कि जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ये कम हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ये हम लोग का डिक्रीज हो जाएगा। अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया, अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अगर डिक्रीज हो जाएगा तो इससे क्या होगा भैया, इससे हम लोग का होगा
जिसे बोलते हैं क्या, एयर, जो कि एयर फ्लो इनटू, एयर एंटर्स इनटू लंग्स, एयर जो कि एयर एंटर्स इनटू लंग्स, एयर जो कि लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है, एयर एंटर्स इनटू लंग्स, ठीक, एयर जो कि हम लोग के लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा भाई, एयर का एंट्री हो जाएगा, ठीक है। सो एयर जो कि लंग्स के अंदर इसका एंट्री हो जाएगा, क्लियर है। तो एयर का एंट्री लंग्स के अंदर हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। इसी को क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोला जाता है क्या, इंस्पायरेशन, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेशन। तो मैकेनिज्म आपने समझा कि एक्चुअल में कैसे, इसी को हम लोग नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये मैकेनिज्म को कर रहे हैं, तभी हम लोग जिंदा हैं, तभी आप भी अभी जीवित हो अभी तक, वरना ये काम नहीं करते, मैकेनिज्म होता नहीं तो आप भी जीवित नहीं रहते भाई, समझ है आपको, क्लियर है। तो हम लोग जिंदा हैं तो मतलब ये सारा मैकेनिज्म मेरे अंदर, आपके अंदर क्या हो रहा है भाई, ये रन कर रहा है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में नॉर्मल इंस्पायरेशन का क्या प्रोसेस है, ये आपको समझ आया होगा, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ठीक है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन में कौन कौन से मसल्स रोल प्ले करते हैं भाई, इसको डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में फोर्सफुल इंस्पायरेशन सेम मैकेनिज्म, ठीक है, सेम मैकेनिज्म, नॉर्मल इंस्पायरेशन जैसा मैकेनिज्म हो रहा था इसमें भी आपका सेम होगा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन में भी सेम होगा, इसमें भी आपके कुल मिलाकर क्या होगा भैया, आपका थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लेकिन फोर्सफुल इंस्पायरेशन में भी क्या होगा भैया, आपके थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें और एडिशनल मसल, इसमें हम लोग के फोर्सफुल इंस्पायरेशन में क्या होते हैं भाई, एडिशनल मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एडिशनल मसल का इसमें क्या होता है, रोल होता है, जिससे आपके थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होता है, काफी ज्यादा इंक्रीज, जिससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिससे हम लोग का फोर्सफुल इंस्पायरेशन, जिससे फोर्सफुल इंस्पायरेशन अकर होता है, ठीक। इसके बाद हम लोग अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम लोग का है फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ठीक है। देखो तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जिसे बोलते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ठीक है। देखो अब डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ठीक है। तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन देखो कैसे होता है भाई, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, क्लियर। तो आखिर में फोर्सफुल इंस्पायरेशन कैसे होता है इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। फोर्सफुल इंस्पायरेशन कैसे होता है इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, क्लियर है। ये आपने समझा कि एक्चुअल में अब फोर्सफुल इंस्पायरेशन कैसे होगा इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, क्लियर। चलो तो चलते हैं भाई, देखते हैं कि एक्चुअल में फोर्सफुल इंस्पायरेशन में कौन कौन से मसल्स का इसमें रोल है, कौन कौन से इसमें एडिशनल मसल्स रोल प्ले करते हैं, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो मसल का आपका रोल होता है, कौन कौन से मसल रोल प्ले करते हैं इसमें आपके देखो, इसमें हम लोग के तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम मसल होता है, इसमें हम लोग के डायफ्राम मसल का रोल होता है, इसमें हम लोग के डायफ्राम मसल का क्या है भाई, इसका रोल होता है, ठीक है। इसमें डायफ्राम मसल का रोल तो होता ही है, ठीक है। इसमें हम लोग के एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, जो हम लोग का एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इसका भी रोल होता ही है, समझे। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का भी इसमें रोल होता ही है, ठीक है, समझे। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का जो रोल है ये होता ही है, ठीक है। इसके बाद जो मसल, जो इसमें आपके एडिशनल मसल जिसका रोल फोर्सफुल इंस्पायरेशन में होता है, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं भैया हम लोग एस्केलिन, ठीक है। एस्केलिन मसल जिसे बोला जाता है क्या, एस्केलिन मसल, ठीक है, इसे बोलते हैं एस्केलिन मसल, ठीक है। एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं पेक्टोरलिस, ठीक है, पेक्टोरल्स मसल, इसे बोलते हैं पेक्टोरल्स मसल, एस्केलिन मसल, पेक्टोरल्स मसल, एंड हम लोग का जो मसल है लास्ट जिसे बोलते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, जिसे बोलते हैं क्या,
क्लीडोमेस्टोइड मसल, जिसे बोला जाता है क्या भाई, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल, इसे बोलते हैं स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल। ठीक है, क्लियर है। ये एडिशनल 3 मसल जिनका रोल होता है किसमें, फोर्सफुल इंस्पायरेशन में। ठीक है, ये हम लोग के एडिशनल 3 मसल है जिनका रोल किसमें होता है, जिनका रोल होता है किसमें, इंस्पायरेशन में। ठीक है, ये स्क्लीन मसल क्या करते हैं भाई, ये किसको एलिवेट करते हैं, ये फर्स्ट एंड सेकंड रिब। ठीक है, फर्स्ट 2 रिब को ये क्या करते हैं, फर्स्ट 2 रिब को एलिवेट करते हैं, ऊपर की तरफ इसको मूव करते हैं। ठीक है, फर्स्ट 2 रिब, फर्स्ट एंड सेकंड रिब को ये स्क्लीन मसल क्या करते हैं भैया, ये रिब को एलिवेट करते हैं। समझ आपको। पेक्टोरियल्स मसल ये थर्ड एंड फिफ्थ रिब को ये क्या करते हैं भाई, एलिवेट करते हैं। ठीक है, तो पेक्टोरियल्स मसल जो कि थर्ड एंड फिफ्थ रिब को क्या करते हैं भाई, ये एलिवेट करते हैं। क्लियर। एंड स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल ये किसका मूवमेंट करता है भाई, ये स्टर्नम को मूव करता है ऊपर की तरफ, अपवर्ड। ठीक है, ये किसका मूवमेंट करता है भाई, ये मूवमेंट ऑफ स्टर्नम। ठीक है, किसका मूवमेंट करते हैं भाई, ये किसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये मूवमेंट करता है किसका, मूवमेंट ऑफ स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम के मूवमेंट के लिए क्या भैया इसका रोल है। ठीक है, तो आखिर में स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल इनका रोल किसमें होता है, मूवमेंट ऑफ स्टर्नम। एंड स्क्लीन एंड पेक्टोरियल्स मसल इनका रोल है किसमें, मूवमेंट ऑफ रिब। ठीक है, इसका रोल किसमें है भैया, मूवमेंट ऑफ रिब। ठीक, रिब के मूवमेंट में रोल होता है। मैंने इनका आपको स्पेसिफिक फंक्शन बताया कि स्क्लीन ये फर्स्ट एंड सेकंड रिब को क्या करेंगे भाई, एलिवेट करेंगे। एंड पेक्टोरियल्स जो कि थर्ड एंड फिफ्थ रिब को, पेक्टोरियल्स जो कि थर्ड एंड फिफ्थ रिब को क्या करेंगे भाई, पेक्टोरियल्स जो कि थर्ड एंड फिफ्थ रिब को एलिवेट करेंगे। ये हम लोग ने समझ लिया किसका भाई, ये हम लोग ने समझ लिया कि एक्चुअल में 3 एडिशनल मसल जो कि रोल प्ले करते हैं किसमें, फोर्सफुल इंस्पायरेशन में। ठीक है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन में 3 मसल का क्या होता है भैया, इसका रोल होता है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सपायरेशन। ये हम लोग ने देख लिया फोर्सफुल इंस्पायरेशन। इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर में क्या, ठीक है, एक्सपायरेशन कैसे होता है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक, चलो तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि एक्सपायरेशन कैसे होता है। ठीक है, एक्सपायरेशन कैसे होता है इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था भाई कि एक्सपायरेशन, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन, जो कि नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के लिए हम लोग को देखना है क्या, हम लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा, लंग के अंदर के प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। जब लंग का प्रेशर ज्यादा होगा किससे भैया, एटमॉस्फेयर के प्रेशर। जब लंग्स का प्रेशर ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर के प्रेशर से, तभी तो एयर लंग से कहां जाएगा भाई, तभी तो एयर लंग से जाएगा एटमॉस्फेयर में। समझ आपको। तो प्रेशर डिफरेंस कैसे करना पड़ेगा भाई, हम लोग को लंग के प्रेशर को, लंग के वॉल्यूम को डिक्रीज करना होगा, तभी लंग का प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो लंग के प्रेशर को डिक्रीज कैसे करेंगे, जो लंग का प्रेशर है, जो लंग का वॉल्यूम है, आप समझो लंग के वॉल्यूम को कैसे डिक्रीज करेंगे, जिसके चलते लंग का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आखिर में कौन कौन से मसल रिस्पॉन्सिबल होते हैं लंग के वॉल्यूम को डिक्रीज करने में, लंग के वॉल्यूम को डिक्रीज करने में कौन कौन से मसल क्या होते हैं भाई, रेस्पॉन्सिबल है, इसको डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन में जो मसल आप देखो, जब रिलैक्सेशन होता है भाई, जब रिलैक्सेशन होता है किसका, जब इसमें 2 मसल, वही आपके 2 मसल, ठीक है, इसमें किसका रिलैक्सेशन होता है, इसमें हम लोग के रिलैक्सेशन, इसमें हम लोग का क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है किसमें, इसका रिलैक्सेशन होता है किसका भैया, इसमें देखो, इसमें रिलैक्सेशन होता है पहले हम लोग का डायफ्राम मसल, इसमें हम लोग का जो डायफ्राम मसल ये क्या करता है, रिलैक्स करते हैं। एंड हम लोग के इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एंड हम लोग के इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये 2 मसल का क्या होता है भैया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल।
समझे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। ये दो मसल जब क्या करते हैं भाई, जब ये दो मसल रिलैक्स करते हैं, डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये जब ये दो मसल क्या करते हैं भाई, रिलैक्स करते हैं, जब ये दो मसल का रिलैक्सेशन होता है, जब ये डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तो इससे क्या होगा भैया, पहले डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट किए तो डोम शेप के थे, डोम शेप के थे, लेकिन आप देखो कि जब डायफ्राम मसल क्या होता है भाई, कॉन्ट्रैक्ट किए तो फ्लैट, नॉर्मली कैसे होता है, डायफ्राम मसल डोम शेप के होते हैं, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपके हो जाता है फ्लैट। डायफ्राम मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्लैट हो जाएंगे। अब जब नॉर्मल कैसे रहते हैं, नॉर्मल ये रहते हैं भैया डोम शेप के। नॉर्मल कैसे रहते हैं, ये देखो हम लोग का डायफ्राम मसल कैसे होते हैं भाई, ये डोम शेप के होते हैं नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली हम लोग का जो डायफ्राम मसल है कैसे होते हैं भाई, ये डोम शेप के होते हैं, डोम शेप के कैसा होता है, डायफ्राम मसल होता है, ठीक है, समझा। तो नॉर्मली जो डायफ्राम मसल ये कैसे होते हैं भाई, डोम शेप के होते हैं, डोम शेप के क्या होते हैं भैया, ये होते हैं, ठीक है, डोम शेप के होते हैं आपके। जब रिलैक्सेशन हुआ तो ये कैसे हो गए भाई, डोम शेप के, ठीक है। जब डायफ्राम मसल हम लोग के रिलैक्स हुए तो कैसे हो गए, जब डायफ्राम मसल ये रिलैक्स हुए तो हम लोग के हो गए डोम शेप के। एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट किए तो रिब, पहले रिब हम लोग का एलिवेटेड था, पहले हम लोग का रिब जो कि एलिवेटेड था, लेकिन जब ये रिलैक्स हुआ, जब इसका रिलैक्सेशन हुआ तो वापस से क्या हो गया भैया, वापस से ये अपने पोजीशन में आ गया, वापस से ये जो रिब है अपने पोजीशन में आ गया, वापस से ये रिब अपने पोजीशन में हो गया। जब इनका रिलैक्सेशन होगा, जब डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का रिलैक्सेशन होगा तो क्या होगा भाई, इससे हम लोग के थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम, इससे क्या होगा आप समझो, इससे थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम जो कि डिक्रीज हो जाएगा, इससे हम लोग के थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम, इससे क्या हो जाएगा, देखो जो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम जो कि हम लोग का डिक्रीज मतलब हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इससे क्या होगा भैया, इससे हम लोग का जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इससे जो क्या है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इससे जो हम लोग का इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, आप देखो कि जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो कि क्या है भाई, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है ये क्या हो जाएगा भैया, ये हम लोग का इंक्रीज हो जाएगा। इससे आप समझो कि जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है ये हम लोग का इंक्रीज हो जाएगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा इंक्रीज, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ये हो जाएगा इंक्रीज। जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा, जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा तो एयर क्या होगा भाई, एयर मूव्स आउट ऑफ लंग्स, ठीक है, एयर मूव्स आउट ऑफ लंग्स, एयर जो कि लंग से बाहर चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एयर मूव्स आउट ऑफ लंग, ठीक है, आउट ऑफ लंग, एयर जो कि लंग से बाहर निकल जाएगा, एयर जो कि लंग से बाहर निकल जाएगा, एयर जो कि लंग्स के बाहर निकल जाएगा, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है एक्सपायरेशन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सपायरेशन, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है भैया क्या, इसी को बोलते हैं क्या, एक्सपायरेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसी को बोलते हैं एक्सपायरेशन, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपायरेशन, ठीक है। तो आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन समझ लिया, जब रिलैक्सेशन होता है डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम जिससे हम लोग का डिक्रीज होता है, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होता है। जब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो जो लंग का प्रेशर, जो लंग के अंदर का प्रेशर, जो लंग का जो प्रेशर ये आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एयर जो कि लंग से कहां चला जाएगा भाई, एयर जो कि लंग से चला जाएगा कहां, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एयर जो कि लंग से कहां चला जाएगा भाई, ये हम लोग के एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो ये आपने ये समझ लिया। अब बात करते हैं भाई कि एक्चुअल में जब, ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, अब डिस्कस करेंगे कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन में कौन से मसल्स जो कि रोल प्ले करते हैं, इसको अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन।
तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन, आप देखो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में कौन कौन से मसल्स का रोल होता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में आपको समझना है कि इसमें कौन कौन से मसल्स, ठीक है, इसमें कौन कौन से मसल्स का रोल होता है, इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग के कौन कौन से मसल्स का रोल होता है भाई, इसमें कौन कौन से मसल्स रोल प्ले करता है। एक हम लोग का मसल है जिसे बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एक मसल जो इसमें रोल होता है जिसे बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एक मसल है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एक मसल है जिसे बोलते हैं क्या, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, एक मसल है जिसे बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। एंड जो सेकंड मसल जो कि जिनका रोल होता है भैया फोर्सफुल एक्सपायरेशन में, जिसे बोलते हैं क्या, एब्डोमिनल मसल, जिसे बोला जाता है भाई, जिसे हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल मसल, ठीक है, एब्डोमिनल मसल जिसे बोलते हैं, समझे। दो मसल जिनका रोल होता है किसमें, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हम लोग का इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल, ये दो मसल हम लोग का रोल प्ले करता है किसमें, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में। क्लियर। नॉर्मल एक्सपायरेशन, जो नॉर्मल एक्सपायरेशन है, देखो हम लोग का जो क्या है भैया, एक्सेप्ट नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन को छोड़कर एक्सेप्ट नॉर्मल एक्सपायरेशन ऑल आर एक्टिव, समझे, ऑल आर एक्टिव प्रोसेस। नॉर्मल एक्सपायरेशन को छोड़कर बाकी जितने भी आपके हैं सारे के सारे एक्टिव प्रोसेस के थ्रू होते हैं, सारे के सारे एक्टिव हैं, ठीक है। नॉर्मल एक्सपायरेशन सिर्फ पैसिव है क्योंकि इसमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं है भैया, इसमें मसल जो कि रिलैक्स करते हैं, इसीलिए इसमें एटीपी का यूज नहीं होता। बाकी जितने भी आपके हैं, बाकी जितने भी नॉर्मल एक्सपायरेशन को छोड़कर हैं, जैसे कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन, समझे, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, सारे में आपके मसल का कॉन्ट्रैक्शन, सारे के सारे में क्या हो रहा है, आपके मसल का कॉन्ट्रैक्शन। और जब भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एटीपी लगता है भैया, जब भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एटीपी लगता है, एटीपी लगेगा, एटीपी यूज होगा, तो इसे बोलते हैं हम लोग हैं एक्टिव प्रोसेस, इसीलिए इसे बोला जाता है क्या, एक्टिव प्रोसेस। बात समझ आया आपको, ठीक है। तो एक्सेप्ट नॉर्मल एक्सपायरेशन को छोड़कर नॉर्मल एक्सपायरेशन इज पैसिव प्रोसेस, ये क्या है भाई, पैसिव है। बाकी जितने भी क्या एक्टिव हैं, क्योंकि इसमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन, और जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एटीपी लगता है, एटीपी का रिक्वायर्ड होता है। तो ये आपने समझ लिया। तो इस लेक्चर में हम लोग ने मैकेनिज्म को डिस्कस किया कि एक्चुअल में कैसे हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग का क्या मैकेनिज्म, इसको हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।